आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ इकरा नाज। वक्त हो चुका है मॉर्निंग बुलेटिन का। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पे। 5 साल में गुजरात ने स्थापित किया है कीर्तिमान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम स्वनिधि योजना के 5 साल पूरे हो रहे हैं। ये योजना देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारियों की आजीविका और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन में उनका गृह राज्य शीर्ष राज्य में बना हुआ है। गुजरात में इस योजना को मिशन मोड में लागू किया गया है। इस योजना के तहत गुजरात में 4.69 लाख स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर बन चुके हैं। भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख पहल पीएम स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना और उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में वेंडर्स को निर्बाध ऋण वितरण, डिजिटल पंजीकरण और निरंतर सहायता सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम स्वनिधि के सफल क्रियान्वयन में गुजरात ने निरंतर अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य ने जुलाई 2023 तक 3 लाख लाभार्थियों का लोन सुविधा उपलब्ध कराने का पहला लक्ष्य समय पूरा किया। इसके बाद अक्टूबर 2024 तक 4 लाख लाभार्थियों तक लोन पहुंचाने का दूसरा लक्ष्य भी पार कर दिया, जिसमें गुजरात को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड धारकों को एक बार फिर राहत दी है। फ्री में आधार अपडेट करने की समय सीमा को बढ़ाकर 14 जून 2025 तक कर दिया गया है। इस सुविधा के तहत आप बिना किसी शुल्क के अपने आधार कार्ड में जनसांख्यिकीय विवरण यानी डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कर सकते हैं। हालांकि बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, फोटो या आइरिस स्कैन के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाकर विजिट करना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि आप घर बैठे अपने आधार कार्ड को कैसे अपडेट कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने सुझाव दिया है कि जिन लोगों को आधार कार्ड 10 साल पुराना है और उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें अपनी पहचान और पते से संबंधित जानकारी अपडेट करानी चाहिए। ये न केवल आधार की प्रामाणिकता को बनाए रखता है, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में सुविधा भी सुनिश्चित करता है। पुरानी या गलत जानकारी के कारण वेरिफिकेशन में परेशानी हो सकती है। आधार कार्ड में जनसांख्यिकीय विवरण को फ्री में अपडेट करने के लिए आप यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट माई आधार पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सीट से विधायक अब्बास अंसारी के हेड स्पीच मामले में आज मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में फैसला सुनाया जाना है। विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने हेड स्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि अब अब्बास अंसारी की विधायकी जाएगी। जज डॉक्टर केपी सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। साल 2022 में चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच एमपीएमएलए कोर्ट में अब्बास और उमर हाजिर हुए। मामले को देखते हुए कोर्ट परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बढ़ा दी गई। बता दें, सीजेएम डॉक्टर केपी सिंह ने मामलों में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तारीख तय की थी। इसी के तहत आज फैसला सुनाया गया है। इसी के तहत ये फैसला सुनाया जाएगा। विधायक अब्बास का ये मामला साल 2022 के विधानसभा चुनाव का है। चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुरा इलाके में एक जनसभा आयोजित की गई थी। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर विवादित बयान दिया था। आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को सत्ता में आने के बाद हिसाब किताब करने की धमकी दी, जिसे हेड स्पीच माना गया। इस भाषण को लेकर मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। लगभग 3 साल चली सुनवाई के बाद आज इस मामले में फैसला आया है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को महंगाई का चैंपियन बताया है। अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा कि भाजपा सरकार पहले मुनाफाखोरी घटाए और भाजपाई चंदाखोरी मिटाए, फिर महंगाई घटाने की बात करे। खाद्य तेल पर लगने वाले आयात शुल्क को हटाने का फायदा जनता को भी मिलना चाहिए, ना कि केवल घरेलू उत्पादकों को। लागत घट रही है तो खुदरा मूल्य भी घटना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिखावटी आयात शुल्क कटौती बस कुछ खास आयातकों और उत्पादकों के फायदे के लिए ही है, जनता के लिए नहीं। चलो, इससे ये बात तो साबित हुई कि भाजपा सरकार ने मान लिया है कि बेतहाशा महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है, और अब अगर इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई को नहीं रोका गया तो जनता भाजपाइयों के घर के बाहर तेल के खाली डिब्बे बजाने लगेगी। भाजपा सरकार खाद्य सामग्री के लागत लाभ के अनुपात को तार्किक रूप से जनता के पक्ष में तय कर दे, मतलब जनहित में ये फैसला ले कि एक निश्चित प्रतिशत से अधिक कोई भी खाद्य उत्पादक मुनाफा नहीं कमाएगा। लेकिन इसके लिए पहले भाजपा सरकार को ये भी कसम खानी पड़ेगी कि वो कम से कम खाद्य कंपनियों से तो भाजपाई चंदा वसूली नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा जब कंपनियों से चंदा वसूलती है तब कंपनियां उस चंदा वसूली के पैसों को लागत का हिस्सा मानकर जनता से ही वसूलती है। अंकिता हत्याकांड में पुलिस ने 40,000 फोन नंबर और 800 सीसीटीवी खंगाले थे। एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव क्यों और किसके लिए बनाया गया, इसका राज नहीं खुल पाया है। दरअसल अंकिता हत्याकांड में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद के लिए सजा का ऐलान कर दिया, लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के जहन में है कि कितनी जांच के बाद भी ये नहीं पता लग सका कि वो वीआईपी कौन था जिसका जिक्र इस केस में आखिर तक होता रहा। पुलिस ने वंथरा रिजॉर्ट के आसपास 40,000 फोन की लोकेशन और 800 सीसीटीवी कैमरा की जांच की, लेकिन किसी वीआईपी का राज नहीं खुल पाया। बता दें कि घटना वाले दिन अंकिता भंडारे ने अपने मित्र पुष्पदीप को रिजॉर्ट में किसी वीआईपी के आने की जानकारी दी थी। उसने पुष्पदीप को बताया था कि पुलकित आर्य उस पर एक बड़े वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए दबाव बना रहा है, जिसके लिए अंकिता तैयार नहीं हो रही थी। 23 सितंबर को अंकिता हत्याकांड के खुलासे के बाद मामले की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। डीआईजी पी रेणुका एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रही थी। अंकिता भंडारे ने अपने जम्मू निवासी मित्र पुष्पदीप के साथ मोबाइल के माध्यम से वनंतरा रिजॉर्ट में होने वाले अनैतिक कार्यों की बात साझा की थी। उसने बताया था कि रिजॉर्ट में एक बड़ा वीआईपी आने वाला है। ये भी बताया था कि पुलकित आर उस पर वीआईपी को अतिरिक्त सेवा देने का दबाव बना रहा है। वीआईपी के एंगल पर एसआईटी टीम ने वनंतरा रिजॉर्ट के आसपास 40,000 फोन नंबर की लोकेशन की जांच की। वहीं ऋषिकेश से हरिद्वार तक 800 सीसीटीवी कैमरे की भी फुटेज खंगाली गई, लेकिन किसी वीआईपी का कोई सुराग नहीं लग पाया। बता दें कि एसआईटी टीम ने वनंतरा रिजॉर्ट के पास मिली फोन नंबर की लोकेशन को ट्रेस कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। वनंतरा में आने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया, जो आज तक इस केस में सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल के बाद अब बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को 7 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 3 लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जांच में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, वहीं जबकि 4 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि निजी लैब से हुई है। सिविल सर्जन ऑफिस को भेजी गई रिपोर्ट से कोरोना मरीजों की संख्या का खुलासा हुआ है। बीते सोमवार 26 मई से पटना में कोरोना के मरीज मिलने की शुरुआत हुई है और अब 5 दिनों में आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। कोरोना संक्रमित 7 नए मरीजों में कंकड़बाग, अगमकुआं, आरपीएस मोड़ के रहने वाले हैं, जबकि बाकी अलग अलग शहरों के हैं। 2 दिन पहले वैशाली जिले के हाजीपुर में भी एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना जांच की व्यवस्था नहीं की गई है। राजधानी में एनएमसीएच में कोरोना जांच से लेकर इलाज तक की व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन पीएमसीएच, न्यू गार्डनर रोड के अलावा राज्य में किसी भी पीएचसी के अनुमंडलीय अस्पतालों को कोरोना जांच किट उपलब्ध नहीं कराई गई। पटना सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जल्द सभी सरकारी अस्पतालों में नई टिकट उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है कि सोमवार से सभी अस्पतालों में नए किट से कोरोना जांच किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार आईजीआईएमएस, पीजीएमएस और जैसे बड़े संस्थानों को बीआईएमएस आईसीएल से कोरोना जांच की किट मिली थी, जिसमें नवंबर 2024 में लिखा हुआ। ऐसे में कोरोना जांच रिपोर्ट भी विश्वसनीयता नहीं भी हो सकती है।
बिहार प्रदेश बीजेपी ने नए अपने पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इस जानकारी को जारी किया। 35 पदाधिकारी को सूची शनिवार को जारी कर दी गई है। इनमें कई नए चेहरे को भी जगह मिली है। इसके साथ ही बिहार बीजेपी ने पोस्ट कर लिखा है कि आप सभी को आपके यशस्वी कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राजेश वर्मा को फिर से महासचिव बनाया गया है, जबकि एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष पद दिया गया है। दिलीप जायसवाल ने राकेश तिवारी को कोषाध्यक्ष बनाया है। दरअसल बिहार में अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर ही कमान दिलीप जायसवाल को दी गई थी। जायसवाल की जिम्मेदारी संभालने के बाद बिहार भाजपा कमेटी का गठन अब तक नहीं हो पाया था, लेकिन अब दिलीप जायसवाल ने प्रदेश कमेटी का गठन कर दिया है। नई प्रदेश इकाई और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की टीम में 5 महासचिव, 13 उपाध्यक्ष और 14 मंत्री शामिल है, जिसमें कई पुराने चेहरे को नई टीम में जगह दी गई है। राजेश वर्मा को फिर से महासचिव बनाया गया, जबकि एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष का पद दिया गया। मुंबई में मालवनी पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से नकली नोट छापने की सामग्री समेत कुल लगभग 23 लाख रुपए का माल जब्त किया है। मालवनी पुलिस उप निरीक्षक डॉक्टर दीपक हिंडे और निगरानी दल मालवनी पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान थे, तभी उन्हें एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार एक नीले रंग की बलेनो कार साई बाबा मंदिर के पास मारवे बीच रोड, मलाड, मुंबई में संदिग्ध अवस्था में खड़ी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। निर्धारित प्रक्रिया को पालन करते हुए रात 8:10 बजे मौके पर पहुंचकर उक्त कार को घेर लिया। कार में मौजूद 2 संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में लेकर जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें से 500 रुपए के कुल 1740 नकली नोट बरामद किए गए। इसके अलावा एक लैपटॉप, प्रिंटर, रंगीन स्याही, विशेष प्रकार का कागज, कटर, स्केल, कैंची जैसी नकली नोट छापने में उपयोग की जाने वाली सामग्री भी जब्त की गई। मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 661/2025 के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं में 178, 180, 81, 82 और 318 के तहत मामला दर्ज किया है। चुनावी साल में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी के तहत बिहार में 2025 में वो 5वीं बार बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बिहार से लौटते ही राहुल गांधी का संभावित बिहार दौरा होने वाला है। हालांकि अभी तक इसका कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के राजगीर में 6 जून को वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के तहत अति पिछड़ा समाज के युवाओं से संवाद करेंगे। पहले राहुल गांधी का ये दौरा बिहार में 27 मई को होने वाला था, लेकिन टल गया। अब उनका कार्यक्रम 6 जून को होगा। चुनाव देखते हुए 2025 में अब तक इनका ये 5वां दौरा होगा। इससे पहले बिहार के पटना सहित अलग अलग जगह पर 4 दौरा कर चुके हैं। बीते 15 मई को भी चौथा दौरा वो दरभंगा में युवा सांसद कार्यक्रम में आए थे। हालांकि उस वक्त काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम होना था, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से वो जगह नहीं दी गई थी। इसको लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। इससे पहले वो जनवरी, फरवरी और अप्रैल के महीने में भी बिहार का दौरा कर चुके हैं। चुनावी वर्ष में पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों के लिए बिहार प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी भी इस वर्ष बिहार का 3 दौरा कर चुके हैं। उनका 24 फरवरी 2025 को भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी की गई है। 24 अप्रैल को मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 13,480 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पटना में पोस्टर वार शुरू हो गया है। आरजेडी की तरफ से पार्टी दफ्तर एवं जगह जगह पोस्टर लगाकर केंद्र सरकार की घेराबंदी कर रही है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। पाकिस्तान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार चुनावी राज्य बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। पटना में उन्होंने रोड शो भी किया। उस दौरान जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगाए गए थे। सेना के शौर्य पराक्रम को देखने की कोशिश की गई थी। विक्रमगंज में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। वहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया था। अब पोस्टर के जरिए आरजेडी ने पीएम से सवाल किए हैं। पोस्टर में कार्टून स्टाइल में पीएम मोदी की तस्वीर है। सवाल पूछा गया कि रोजगार का वादा कब पूरा होगा, हर घर से युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। अब हर सिंदूर भेजने का वादा किया जा रहा है। सिंदूर देकर भागने की पुरानी आदत है। सिंदूर की कीमत अब इनको समझ में आई है। पोस्टर में पीएम मोदी को सिंदूर ले जाते हुए दिखाया गया है। वहीं बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर पीएम पकौड़ा बेचने की बात करते हैं। पोस्टर में दिखाया गया कि युवा पकौड़ा बेच रहा है, लिखा है पकौड़ा रोजगार। राजद नेत्री संजू कोहली के जरिए पोस्टर लगाए गए हैं।
देश भर से बाबा श्याम के दर्शन को आने वाले आम और खास श्रद्धालुओं के लिए अब सफर होगा और भी ज्यादा आसान। रेलवे ने राजधानी जयपुर और खाटू श्याम नगरी से जुड़ने वाले रिंगस स्टेशन से ठहराव करने वाली दो नई अनारक्षित स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को संचालन का ऐलान किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल की ओर से ये सेवाएं आज से शुरू की जाएंगी। रेलवे के इस फैसले से न सिर्फ तमाम तरह के और रेगुलर यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल रिंग्स स्टेशन से खाटू धाम की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है, जहां से सरकारी एवं निजी बसें एवं अन्य कार आदि चौपहिया वाहन सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे में अब भक्त रिंग्स तक ट्रेन से पहुंचकर सीधे खाटू धाम का रुख कर सकेंगे। इन ट्रेनों के जरिए अब दिल्ली, एनसीआर और जयपुर से आने वाले श्रद्धालु रिंग्स स्टेशन तक सरल और सस्ती यात्रा कर सकेंगे। रिंग्स स्टेशन से खाटू श्याम मंदिर तक सरकारी और निजी परिवहन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। भीड़भाड़ वाले सीजन में ये ट्रेनें श्याम भक्तों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। मई का महीना खत्म हो गया है और आज से जून की शुरुआत हो रही है। हर महीने की तरह अगला महीना भी कई बड़े बदलाव के साथ शुरू होने जा रहा है। ऐसे ही जून भी शुरू होने जा रहा है, जिसका असर अब घर और जेब पर भी देखने को मिल सकता है। एक और जहां रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है, तो वहीं क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं। आइए ऐसे ही 5 बड़े बदलाव और उनके होने वाले असर के बारे में विस्तार से बताते हैं। आज से सरकार ईपीएफओ का नया वर्जन ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च कर सकती है। ईपीएफओ के नया वर्जन ईपीएफओ 3.1 के लॉन्च होने से 9 करोड़ से अधिक ग्राहक बिना किसी परेशानी के एटीएम से ईपीएफ के पैसे निकाल सकेंगे। 16 जून से यूपीआई पेमेंट और तेज हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस 1 जून से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बैंक और पेमेंट ऐप्स नए नियमों की तैयारी शुरू करेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रांजैक्शन रिस्पांस टाइम को 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड का निर्देश दिया है। आईजीएसटीएन में 1 जून से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आने वाले महीने से इनवॉइस नंबर अब केस इंसेंटिव केस के नहीं माना जाएगा। इस बदलाव के बाद से एबीसी सब एक जैसे होंगे। हर महीने पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। 1 जून को घरेलू और कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ या घट सकते हैं, जिसका असर सीधा आपकी किचन बजट पर पड़ने वाला है। कुछ बैंकों ने संकेत दिए हैं कि जून से क्रेडिट कार्ड से बिजली, पानी जैसे यूटिलिटी बिल पे करना पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जा सकता है या कैशबैक शर्तों में बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।